हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमें रिएक्टिविटी में देखी जाती है, यानी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में देखी जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे भी अगर हमें कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, लाइक हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया जाता है, तो हम उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं विदाउट यूजिंग द ट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम आज होमवर्क भी डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको दिया था। सो इस वीडियो पे चलने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपने होमवर्क से ही शुरू करते हैं और फिर हम अपने कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी आपको यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4th to 7th और क्वेश्चन नंबर 12th एक आपको दिया गया था। इनमें आपको कहा गया था अभी इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए और इनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कीजिए, है ना। तो देखिए, अब ये तो मैं करवाऊंगी जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है उसमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं करना होगा, स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिटरमाइंड होगा और हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या करनी होगी, डिटरमाइन करनी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4th IF5। कौन सा क्वेश्चन आता है, 4th। आप अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए। अगर किसी ने कर लिया है ये सॉल्व तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो मेरे साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नोटबुक्स को साथ में खोल के सारे स्ट्रक्चर्स को पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब IF5 के अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। एक ही आयोडीन है तो 7 प्लस फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट, 7 होते हैं। कितने फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा। क्लियर है, आयोडीन एक ही था तो सीधा 7 × 1 कर दिया, फ्लोरीन 5 थे तो 5 × 7 कर दिया, क्योंकि फ्लोरीन के भी 7 ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 35 = 42। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, जो भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं आपने उसे 8 से डिवाइड करना है। 42 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 5 पे, क्वेश्चन जिसका होगा 5 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रीज़न क्या, 5 8 × 40 होता है ना, और 42 पे हमने डिवाइड करना है तो स्मॉलेस्ट 40 होगा, 2 रिमाइंडर रह जाएगा। क्वेश्चन क्या बताता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में, और रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो लोन पेयर आ जाएंगे। अब रिमाइंडर यहाँ 2 है तो 2 को फर्दर 2 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, ये हमारा क्या होता है, लोन पेयर होता है। मैंने आपको क्या बोला, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते थे, अगर आपके जो भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए उसे 8 से डिवाइड किया जाए। मैंने इसे 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। आप नॉर्मल छोटे होते जैसे मैथ्स करते थे उस मेथड से भी डिवाइड करके देखो तो क्वेश्चन 5 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया। क्वेश्चन 5 का मतलब ये है भी उसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, और रिमाइंडर 2 का मतलब क्या हुआ, अभी आपने फर्दर इसे 2 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा वो उसके लोन पेयर होंगे। अब आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स कितने आए थे हमारे पास, 5, और लोन पेयर कितने आए हैं, 1 आए हैं, जो रिमाइंडर को जब हमने 2 से डिवाइड किया था तब आए थे। तो टोटल ये कितने आ गए स्टूडेंट्स, 6 आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब 6 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और आप एक मुझे चीज़ बताइए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हम ये अभी स्टेट नहीं कर सकते, हम पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हमें ये तो पता चल गया sp3d2 है और ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है, लेकिन अरेंजमेंट कैसे करनी है, अभी 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। पहले आप इतने को नोट करो, अब मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाने वाली हूँ आपको।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपने साथ साथ नोट करना होता है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम स्ट्रक्चर्स बनाने लगे हैं, तो स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल की शेप तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो इस चीज़ में तो होपफुली अब आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ सेंट्रल एटम हमारा क्या है, आयोडीन है, और बाकी के 5 एटम कौन से हैं, फ्लोरीन के हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आयोडीन जैसे ये रहा हमारा, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है ये वाली, है ना। अब देखो ये हो गया आयोडीन, अब 5 फ्लोरीन लगाने हैं और एक लोन पेयर लगाना है। 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे जो कि फ्लोरीन के हैं और एक लोन पेयर लगेगा। अब लोन पेयर कहाँ आना चाहिए, जहाँ मिनिमम रिपल्शन पोजीशन होगी। इन 6 पोजीशन में से मिनिमम रिपल्शन पोजीशन या तो नीचे है या ऊपर है, क्योंकि ये चारों तो क्या है, एक प्लेन में आ जाएंगे ना। इस वजह से मैंने क्या किया, ये लोन पेयर यहाँ लगा दिया। अब क्या रह गया, एक लोन पेयर तो लग गया, अब क्या बॉन्ड पेयर लगाने हैं। बाकी सारी जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन आ जाएगा। अब इसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होता था, लोन पेयर के ऊपर हाथ रखना होता था और बाकी सबकी ज्योमेट्री को देखना होता है। जब मैंने लोन पेयर के ऊपर स्टूडेंट्स हाथ रखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया भी जो मेरी ज्योमेट्री आ रही है वो आ रही है स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री मेरी आ रही है, मेरी ज्योमेट्री आ रही है स्क्वायर पिरामिडल। दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले हमने लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसे 8 से डिवाइड किया, क्वेश्चन और रिमाइंडर आया। क्वेश्चन बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में, रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो लोन पेयर के बारे में पता चलेगा। हमने देखा अभी बॉन्ड पेयर 5 आया और लोन पेयर हमारा 1 आया, इन्हें ऐड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे जो कि हमारे 6 थे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 जो कि ऑक्टाहेड्रल होती है। उसकी शेप बना दी पहले। अब हमने सबसे पहले लोन पेयर लगाया, लोन पेयर वही लगेगा जहाँ पर मिनिमम रिपल्शन पोजीशन होगी। तो इन चारों पर लोन पेयर इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये चारों एक प्लेन में है, ये ऊपर नीचे लगाएंगे तो थोड़ा दूर हो जाएगा, रिपल्शन कम होगी, मिनिमम होगी, इसलिए मैंने नीचे लगा दिया। अब बाकी पोजीशंस पर मैंने 5 बॉन्ड पेयर्स थे, 5 फ्लोरीन लगा दिए जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है। फिर मैंने क्या किया, लोन पेयर के ऊपर हाथ रखा और पूरे स्ट्रक्चर को देखा तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है। होपफुली आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका होगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर भी दिया होगा। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए भी मैम हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है TeCl4, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, TeCl4। फटाफट से अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए फटाफट से, और अब इसके अंदर निकालिए स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन जो है हमारा वो है TeCl4। Te यानी कि टेल्यूरियम, ये किस पीरियड में आएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन फैमिली में, टीपो है ना वही वाला Te है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो 6 होते हैं और ये ऑक्सीजन फैमिली को ही बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब आता है Cl4। क्लोरीन के कितने स्टूडेंट्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लोरीन के 7 होते हैं, 4 क्लोरीन है तो 7 × 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 + 28 यानी कि 34। तो 34 क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टेल्यूरियम ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है तो उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने ऑक्सीजन में है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं, 4 क्लोरीन दे रखे हैं तो 7 × 4 कर दिया, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 34 आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स 8 से डिवाइड करना है, तो ये 4 पे गया और 2 इसका रिमाइंडर आ गया। अब ये 4 पे गया तो 4 इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर, और रिमाइंडर जो आया आपने उसे फर्दर 2 से डिवाइड कर देना है तो वो आ जाएगा लोन पेयर। अब हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए 4, रिमाइंडर आ गया लोन पेयर आ गया 1,
तो अब हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा स्टूडेंट्स? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगा। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 1। टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट्स? sp3d होती है। 5 की क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3d। किस तरह से स्ट्रक्चर होता है देखो, याद करो, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। अब देखो सेंट्रल एटम यहाँ कौन सा है? टेल्यूरियम। तो एक ही जगह, ये तो मैंने ऐसे ही अज्यूम किया, अभी कोई भी ए है तो यहाँ पर आ जाएगा Te। अब स्टूडेंट्स हमने क्लोरीन लगाने हैं 4 और यहाँ देखिए एक है लोन पेयर। तो लोन पेयर ऐसी पोजीशन पर लगेगा जहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होगी। मिनिमम रिपल्शन कहाँ होगी? यहाँ होगी ऑब्वियसली। तो लोन पेयर कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। तो बाकी सारी जगह क्या लग जाएगा? हमारा Cl लग जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखो ये कौन सी शेप कहलाएगी? लोन पेयर के ऊपर हाथ रखना है हमेशा। जब भी शेप बतानी है आपने तो आपने क्या करना है? लोन पेयर के ऊपर हाथ रखना है और उसकी शेप बतानी है। जब मैंने लोन पेयर पे हाथ रखा तो ये कौन सी शेप बन जाएगी? ये बन जाएगी सीसॉ शेप। ये बन जाएगी सीसॉ शेप। क्लियर है स्टूडेंट्स? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 आए, 8 से डिवाइड किया तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आया। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d हो गई। फिर हमने क्या किया? इसका स्ट्रक्चर बनाया। तो एक लोन पेयर था तो लोन पेयर को यहाँ पर रखा क्योंकि टोटल मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे रखना होता है। फिर उस पर हाथ रख के हमने इसकी शेप बताई। तो कौन सी है? ये सीसॉ शेप है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आप इसको पहले क्या करोगे? नोट करोगे। फिर हम देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अब मैं इसे रेज करती हूँ। अब देखते हैं ClO2 नेगेटिव। 6th क्वेश्चन। जब भी आप कल लिखो तो वीडियो को पॉज करके लिखो सो दैट टाइम ज़्यादा मतलब कंज्यूम ना हो। होपफुली हाइब्रिडाइजेशन अब आप सबको ईजिली समझ आ गई होगी। बस आज का लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन पे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में और बैक बॉन्डिंग एक टॉपिक है। तो बैक बॉन्डिंग के बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे। फिर तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो वो टेंशन ना लीजिए, चैप्टर जल्दी ही हो जाएगा बस। अब देखिए स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन हमारा क्या है? 6th क्वेश्चन है ClO2 नेगेटिव। क्या है क्वेश्चन? ClO2 नेगेटिव। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होता था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? क्लोरीन में कितने होते हैं टोटल वैलेंस? 7 होते हैं। तो 7 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट्स? O2 लिखा है। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं वैलेंस। कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। और ऊपर दे रखा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव करना होता है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? +1, क्योंकि -1 दे रखा है। अगर यहाँ +1 दे रखा होता तो -1, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन के, फिर 2 ऑक्सीजन के और फिर +1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7 + 12 + 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20 स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया हमारा? 20 आ गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 20 आ गए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये किस पे जाएगा? ये 2 पर जाएगा। और क्या रिमाइंडर छोड़ेगा स्टूडेंट्स? ये 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 2 इसका क्या है? क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बताता है हमें? बॉन्ड पेयर के बारे में बताता है। रिमाइंडर जब भी आएगा आपने उसे फर्दर 2 से डिवाइड कर देना है और वो हमें लोन पेयर के बारे में बताएगा। तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 2। लोन पेयर कितने आ गए? 2। अब हम देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर हैं 2, लोन पेयर भी हैं 2। तो क्या आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर? 4 आ जाएगा। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। पक्का क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। अब अपन ने इसकी शेप डिटरमाइन करनी है ना? तो अब सबसे पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर हम इसकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स? शेप को डिटरमाइन करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी शेप डिटरमाइन करनी है। मैं इसे इरेज कर दूँ ऊपर वाले पोर्शन को।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी आ चुकी है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही क्या है स्टूडेंट्स, लोन पेयर हैं, है ना। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपने। अब देखो स्टूडेंट्स, Cl को रखेंगे हम मिड में, हमें पता है कौन सी शेप है, sp3 है बेसिकली, ठीक है। अब sp3 वैसे बनती कैसे थी, ऐसे बनती है ना, लेकिन अब हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। अगर 2 ऑक्सीजन हैं तो पहले ऐसे बन जाएगा और 2 ही लोन पेयर हैं तो ये शेप कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम क्या करेंगे, लोन पेयर के ऊपर हाथ रखेंगे और इसकी शेप देखेंगे। आप चेक भी कर सकते हो मैंने डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5, 6, 7, 8 टोटल हमें उसका मतलब शेल भी तो कंप्लीट करना होता है, 8 तो वो कंप्लीट हो गया, इस वजह से डबल बॉन्ड लगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कंप्लीट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, लोन पेयर पे हाथ रखिए, कौन सी शेप है, उल्टा वी है, तो इसे हम बोल सकते हैं वी शेप, या फिर कौन सी शेप कह सकते हैं, डेंट शेप कह सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7th है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, XeO3। क्या क्वेश्चन है हमारा, XeO3। हाँ जी, तो ज़ेनॉन में आप सबको याद होगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 6 × 3 हो जाएगा, तो 8 + 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। 26 क्या आ गए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा और 3 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में और रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा लोन पेयर। तो 1 आ गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गया 3। अब हमारा काम क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को बताना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 1, कितना आ गया टोटल 4। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp3 स्टूडेंट्स, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन में 8 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो चाहे तो आप पहले इलेक्ट्रॉन्स बना लो, लेकिन एक काम देखो, ज़ेनॉन में क्या होते हैं, टोटल 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। पहले लोन पेयर ही बना देते हैं। अब देखो 3 बॉन्ड पेयर हैं तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। पहले आप चाहे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के देख लो तो क्या था, 1 2 3 और 1 लोन पेयर 4 5। लेकिन अब आपको क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ज़ेनॉन है, 1 लोन पेयर ऊपर हो गया, यानी कि 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 4 5 बने ना, लेकिन टोटल 8 होने चाहिए, है ना, तो फिर डबल बॉन्ड्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी शेप हो जाएगी, XeO3 की शेप हो जाएगी। अब इसकी शेप कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ, इसके लोन पेयर पे हाथ रखेंगे और फिर हम इसकी क्या बताएंगे स्टूडेंट, शेप बताएंगे। लोन पेयर पे हाथ रखो, अब शेप देखो कैसे बनेगी, ये देखो, इसको ज्वाइन करो, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन सी शेप हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो जाएगी। कौन सी शेप कहलाएगी, ये कहलाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। पक्का क्लियर है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है कितने लोन पेयर्स हैं, 12th क्वेश्चन, XeOF4 में कितने लोन पेयर्स हैं XeOF4 के अंदर। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था आई गेस ये वाला, क्योंकि मैं XeOF4 को ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ, है ना, पर कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। या मैं आपको पहले आंसर ही बता देती हूँ, क्योंकि XeO4 का जो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत प्रॉपरली ड्रॉ करवा दिया है, तो किसी ने अगर नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1, ऑप्शन नंबर बी।
इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। और अगर किसी ने स्ट्रक्चर देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो सारा था होमवर्क। अब हम क्या करने लगे हैं, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने लगे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो शुरू करने लगे हैं। कौन सा टॉपिक है? आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से और साथ ही साथ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसी देखी जाती है। ओके, सो अब हेडिंग डाल लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने लगे हमारा टॉपिक, वो है हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? आपने क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। नहीं, गलती से बोल बैठी, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कैलकुलेट करना है। पाई बॉन्ड को कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, कैसे? अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कह सकती हूँ भी हमने पाई बॉन्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया और लोन पेयर को क्यों इंक्लूड किया हाइब्रिडाइजेशन के केस में। देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ भी अगर 2 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस लोन पेयर अगर 2 है स्टूडेंट्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। 3 है तो क्या होती है? sp2। 4 है तो क्या होती है? sp3। 5 है तो क्या होती है? sp3d। ऐसे ही आप 6 और 7 की लिख सकते हो, है ना, ये तो हमें पता है। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर कई केसेस में आपको ऐसा आ जाए, स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए और आपसे पूछ ली जाए इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो क्या करोगे? आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करना है और फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है। तो इसको खोल लो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और ये बीच में एक बॉन्ड है और फिर इस कार्बन पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन को देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन हमारे पास है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। पहली बात, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पे आ जाए तो वो तो डायरेक्ट सिग्मा है। डबल बॉन्ड आ जाए इसका मतलब क्या है, पहला है सिग्मा, दूसरा है पाई। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए स्टूडेंट्स तो पहला सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी क्या है, पाई बॉन्ड है। क्लियर है? ठीक है। अब इस केस में देखो, 1 2 3 4 बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा आपको, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3। सिमिलरली इस कार्बन की भी क्या हो जाएगी? sp3। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ना नाइट्रोजन के केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाए तो आप क्या कह सकते हो। एक क्वेश्चन देती हूँ, बहुत अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा। और अभी मैंने बोला पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना। अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, बस उसमें सिग्मा बॉन्ड गिनना है, पाई बॉन्ड नहीं गिनना है। ये ध्यान रखना जब भी आप ये क्या चीज़ है, ये है पाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। पाई बॉन्ड नहीं बात की यहाँ पर, ओनली सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछती हूँ, जितने आपको कार्बन्स दिए गए हैं आपने उनकी क्या बतानी है मुझे भी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन से शुरू करें तो देखो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? sp3। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड इधर, एक नीचे और 1 हाइड्रोजन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, इसकी भी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। अब इस पे आ जाओ, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ,
कैसे करूँगी? नहीं, ऐसे नहीं करूँगी। मैंने आपको बोला जो पाई बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना। तो इस कार्बन में देखो एक बॉन्ड ये सिग्मा, एक इधर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2। अब इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा लेंगे, पाई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पाई हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो 1, 2 एंड 3 कितना हो जाएगा? sp2। इसको देखो, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, यानी कि 4, ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब नीचे वाले कार्बन की देखो, ये कार्बन देखो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर कार्बन के साथ, ये जो बॉन्ड होता है ना स्टूडेंट्स, ये कार्बन कार्बन के बीच में होता है। कहीं आप सोचो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, नहीं। इसको खोल के लिख लो जैसे अभी आपको खोल के दिखाया था, ठीक है। तो ये 4 बना रहा है, ये भी क्या है? sp3, ये भी क्या है? sp3। ये वाला देखो, एक इधर, एक ऊपर और एक हाइड्रोजन के साथ, ये भी क्या है? sp3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं स्ट्रक्चर को देखकर। क्लियर है? पक्का क्लियर है? इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है 2 ऐसे कंपाउंड्स में को या मॉलिक्यूल्स में कह सकती हूँ, जैसे कि BF3 और NH3। आप सबको पता है भी जो BF3 है बेसिकली ये लुईस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, और लुईस बेस जो कि NH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए ये लुईस एसिड का काम करता है, वो लुईस बेस का काम करता है। अब क्वेश्चन ये राइज करती है, ऐसे कई केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, BF3 को अगर मैं निकालूं हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आती है, NH3 की जब मैं निकाली तो sp3 आती है। लेकिन आफ्टर, जैसे मैंने बोला भी ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, तो लुईस बेस का काम होता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? डोनेट करना। इसका काम होता है भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इट विल बी लाइक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। जब एक क्या करता है मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? शेयर कर देता है, तो उस टाइम पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। BF3 के पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो NH3 ने क्या किया? अपने लोन पेयर्स उसको दे दिए और उसके साथ शेयर कर लिए। दे नहीं दिए, देकर भी उसके साथ शेयरिंग रखी। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा NH3 के साथ, किसका? BF3 का। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब दोनों की निकालते हैं, BF3 की और NH3 की, तो वो देखते हैं क्या वो चेंज होती है एज जब वो नॉर्मल थे या वो सेम रहती है। तो एक आपको और चीज़ बता दूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है, ठीक है। अब देखो NH3 को देखते हैं, 1 2 3 4, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3। 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, पहले भी sp3 थी, बाद में भी sp3, तो चेंज नहीं हुई। BF3 में देखो 1 2 3 4, 4 की क्या होती है? sp3, पहले क्या थी? sp2, अब क्या हो गई? sp3 हो गई। तो ऐसी केसेस जैसे लुईस एसिड और लुईस बेस में हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है भी। पहले BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, बाद में sp3 क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि वो लुईस एसिड का काम करता है और NH3 ने लुईस बेस का काम करके उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वहाँ से शुरू होकर एरो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिकली वो ये आता है भी, मैं आपको कह सकती हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट में, यानी कि कार्बोकटायन और कार्बो एनायन के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ये एक हल्का सा छोटा सा टॉपिक था, इसलिए तो ये मत सोचेगा भी मतलब क्या भी कोई क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कार्बोकटायन कार्बो एनायन के बेसिस पे आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन फिनिश है इस वजह से, ठीक है। तो छोटा सा ही टॉपिक है आज के लेक्चर वाला, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं ये वाला। कल हम करने वाले हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में, और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मतलब उसके बाद तो चैप्टर कंप्लीट ही है समझो, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए कार्बोकटाइंस एंड कार्बो एनाइंस। अब हम करेंगे कार्बोकटाइंस एंड कार्बो एनाइंस। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन चल रही है उस दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट आर द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड
विच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो एक रिएक्शन के बीच में स्पीशीज बनेगी वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट कहलाएगी। अब कार्बोकटाइन और कार्बोएनाइन यही होते हैं जो रिएक्शन जब बनती है तो बीच में फॉर्म होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। जो कार्बोकटाइन होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, जैसे CH3 पॉजिटिव, CH2CH3 पॉजिटिव। जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, सो CH3 और मैंने बोला CH3 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव, CH3 जो है ये बेसिकली कार्बोकटाइन क्यों है, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। कैटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। और स्टूडेंट्स ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो देखेंगे ये प्लेनर स्ट्रक्चर जैसे कि ये देखने को मिल रहा है ये बनेगा। लेकिन कार्बोएनाइन वहीं पर जैसे कि वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे CH3 नेगेटिव और उस पर लोन पेयर भी है, तो नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोल देते हैं, एनाइन बोल देते हैं। कार्बोएनाइन यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में देखोगे तो कार्बोकैटाइन हमेशा प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ही प्लेन में होगा। लेकिन कार्बोएनाइन क्या होगा, एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, कभी भी एक प्लेन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बेसिक सी चीज़ थी। आपसे क्या करते हैं, पेपर में कोई ना कोई दे देंगे, जैसे CH3 पॉजिटिव दे दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने को दे देंगे, है ना। तो निकालनी तो मैंने आपको सिखा दी है, इनफैक्ट मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिवली भी सिखा दी है। जैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें ऐड कर दो, पॉजिटिव है तो माइनस कर दो। एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो को पॉज करके इसको क्या करोगे, पहले नोट करोगे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले होमवर्क को ख़त्म किया, फिर हमने देखा भी कार्बन के किसी भी कंपाउंड के केस में हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजिली निकाल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से। बस हमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, बाकी हमने लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करना है। फिर हमने लुईस एसिड और लुईस बेस का एक केस देखा, और अब लास्ट में हमने देखा भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के केसेस में हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हैं। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बैक बॉन्डिंग, एंड उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक